नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि बीएससी थर्ड ईयर के हैं। ओके, और फ्रेंड ये बॉटनी के सेकंड पेपर के हैं। ओके, बॉटनी का सेकंड पेपर के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर देखेंगे जो कि पुस्तक से लिया गया है। अगर आपके पास पुस्तक है तो आप इस वीडियो को स्किप करके चले जा सकते हैं। ओके, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास जो है बुक वगैरह नहीं होती तो वो जो है पढ़ नहीं पाते ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो इस वीडियो में हम जो है बुक से सारे क्वेश्चन इनको हम बताने वाले हैं, क्योंकि 5 अंक के फ्रेंड जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपके ये 5 सही आ जाते हैं तो आपके अच्छे खासे अंक यहाँ पर आ जाते हैं पेपर पे। ठीक है, अगर पाँचों के 5 विकल्प सही हो जाते हैं तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिएगा। और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, क्योंकि ऐसी वीडियो यहाँ पर हम लाते रहते हैं। ओके, और लाइक भी कर दीजिएगा क्योंकि काफ़ी लोग जो है लाइक वगैरह करते ही नहीं हैं। और इसके इम्पोर्टेंट प्रश्न यानी कि बॉटनी का सेकंड पेपर के इम्पोर्टेंट प्रश्न हमने जो है अपलोड कर दिया। आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो इनको चेक कर सकते हैं। ओके, अभी कुछ ही दिन पहले अपलोड किया है, करीब 2 सप्ताह हुए हैं। आप उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को वहाँ पर लिया गया है। चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न आ जाता है, चूँकि आंसर सहित बताने वाले हैं और राजाशंकर यूनिवर्सिटी जिसका पेपर होने वाला है, तो आप जल्दी से इन विकल्प को रट लीजिए। ओके, राजाशंकर यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा, जो कि 13 तारीख को पेपर है, मतलब कल। ठीक है, यहाँ पर पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, प्लाज्मा कला होती है। तो प्लाज्मा कला फ्रेंड अर्धपारगम में होती है। बहुत ही कम समय में पूरे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है पढ़कर सुनाएंगे। ओके, आंसर सहित। तो प्लाज्मा कला होती है तो अर्धपारगम होती है, याद रखना है आपको। और प्लाज्मा कला का द्विस्तरीय लिपिड संरचना हेतु मॉडल प्रस्तुत किया था। तो इसका मॉडल जो है डेनियल एवं डेविसन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ओके, और वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है। और यहाँ पर तीसरा प्रश्न, कोशिका की मध्य पटलिका बनी होती है। तो कोशिका की मध्य पटलिका जो है पेक्टिन की बनी होती है। ठीक है, याद रखना है कि कोशिका की मध्य पटलिका पेक्टिन की बनी होती है। यहाँ पर चौथा प्रश्न आ जाता है, खुरदरी ईआर का संबंध होता है। तो इसका संबंध होता है प्रोटीन संश्लेषण से। ठीक है, खुरदरी ईआर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जिसका पूरा नाम है। और यहाँ पर पांचवा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, हेमिरलिंग का प्रयोग दर्शाता है। हेमिरलिंग का प्रयोग क्या दर्शाता है? तो हेमिरलिंग का प्रयोग जो है केंद्रक का अनुवांशिक महत्व दर्शाता है। ठीक है, केंद्रक का अनुवांशिक महत्व, यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन सही है। और यहाँ पर छठवां प्रश्न आ जाता है हमारा, केंद्रक कला कितने स्वयं की बनी होती है। यानी केंद्रक कला कितने स्वयं की बनी होती है? तो 2, यानी कि उसके बाहर की ओर 2 परत होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 2, यानी कि ऑप्शन बा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। मध्य रिक्तिका के चारों ओर पाई जाने वाली कला कहलाती है। तो मध्य रिक्तिका के चारों ओर पाई जाने वाली कला टोनोप्लास्ट कहलाती है। ठीक है, टोनोप्लास्ट आपको याद रखना है। और यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। आठवां ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाता है हमारा, क्या लयनकाय का मुख्य कार्य है। तो लयनकाय का मुख्य कार्य है पाचन, यानी कि लयनकाय पाचन में सहायक होता है। ऑप्शन आ इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पर 9वां प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का भाग नहीं है। तो क्लोरोप्लास्ट का भाग कौन सा नहीं है? क्रिस्टी, क्रिस्टी जो है क्लोरोप्लास्ट का भाग नहीं है। बाकी स्टोमा, ग्रेनम, थाइलेकाइड ये सब जो है क्लोरोप्लास्ट के भाग हैं। 10वां ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाता है, निम्न में से किसका बाह्य आवरण 2 कलाओं का बना होता है। तो किसका बाह्य आवरण 2 कलाओं का बना होता है, देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 कलाओं का जिसका बाहरी आवरण बना होता है वो लवक का जो आवरण है 2 कलाओं का बना होता है, बाकी इन सभी का नहीं बना होता है। 11वां ऑब्जेक्टिव प्रश्न, गुणसूत्र की खोज किसने की थी। तो गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने की थी। याद रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट, गुणसूत्र की खोज किसने की थी। ये अक्सर पूछा जाता है, कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट टाइप का प्रश्न है। 12वां नंबर का, गुणसूत्र की इकाई संरचना है। तो गुणसूत्र की इकाई संरचना न्यूक्लियोसोम है। ठीक है, न्यूक्लियोसोम, ऑप्शन आ इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर 13 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण कैरियोटाइप हेतु नहीं लिया जाता है। तो कैरियोटाइप गुण के लिए नहीं लिया जाता, तो वो है गुणसूत्रों का द्विगुणन, जो कि कैरियोटाइप हेतु नहीं लिया जाता। ओके, यहाँ 14
नंबर का आता है निम्नलिखित में से कौन सा हिस्टोन न्यूक्लियोसोम के केंद्रीय हिस्टोन अष्टाणु का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन आ नंबर H1। ठीक है, जो हिस्टोन न्यूक्लियोसोम के केंद्रीय हिस्टोन अष्टाणु का भाग नहीं है। ठीक है, बाकी सब है। यहाँ पर 15 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र दैत्य गुणसूत्र कहलाता है, यानी कि सूत्र दैत्य गुणसूत्र कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है लैम्प्रुस गुणसूत्र को जो है सूत्र दैत्य गुणसूत्र भी कहा जाता है। ऑप्शन सा इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर 16 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है बेलबियानी वलय पाई जाती है। तो बेलबियानी वलय जो है पॉलीटीन गुणसूत्र में पाई जाती है। 12 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न कि वर्धी यानी कि वर्धसूत्री विभाजन होता है। तो वर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिका में। अर्धसूत्री वर्धसूत्री यहाँ आ कट गया, चूँकि अर्धसूत्री विभाजन जो है जनन कोशिकाओं में होता है। 18 नंबर का प्रश्न, अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम पूर्वावस्था में कितनी प्रावस्थाएं पाई जाती है। प्रथम पूर्वावस्था में कितनी प्रावस्थाएं पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है 5। ऑप्शन बा इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। 19 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, कोशिका चक्र की किस अवस्था में डीएनए द्विगुणन होता है। तो कोशिका के किस अवस्था में डीएनए का द्विगुणन होता है। तो ऐसा अवस्था में जो है इसका द्विगुणन होता है। ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर हो जाता है एस। ठीक है, ऐसा अवस्था में डीएनए का द्विगुणन होता है। यहाँ अगला 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाता है हमारा कि समजात गुणसूत्रों का युग्मन सिनेप्सिस किस अवस्था में होता है। समजात गुणसूत्रों का युग्मन किस अवस्था में होता है। जाइब्रोटीन अवस्था में होता है। ठीक है, जब गुणसूत्र का कोई खंड टूटने के पश्चात अपने आप पर 180 अंश का कोण बनाता है, बनाकर घूमने के पश्चात पुनः जुड़ जाता है, तब इस प्रकार के गुणसूत्रीय परिवर्तन को क्या कहेंगे। तो प्रतिलोपन कहते हैं। ठीक है, इसको अगला यहाँ पर प्रश्न आ जाता है क्या 22 नंबर का। 22 नंबर का प्रश्न है कि असमजाति गुणसूत्र के बीच गुणसूत्र खंडन का विनिमय कहलाता है। तो स्थानांतरण कहलाता है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, स्थानांतरण वगैरह। असमजाति गुणसूत्र के बीच गुणसूत्र खंड का विनिमय स्थानांतरण कहलाता है। 23 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आ जाता है, मूल गुणसूत्र समुच्चय में एक या अधिक गुणसूत्रों की वृद्धि की कमी कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होता है असुगुणिता। असुगुणिता हो जाता है। आ नंबर का राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, असुगुणिता यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और डाउन सिंड्रोम का कारण है। तो डाउन सिंड्रोम का क्या कारण है। तो एक अधिक सूत्रता, यानी कि एक से अधिक सूत्रता से डाउन सिंड्रोम होता है। ठीक है, और यहाँ अगला 25 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि संपूर्ण मूल समुच्चय के बहुगुणन के समय यदि इनके जीनोम अलग अलग जातियों से प्राप्त हो तब यह बहुगुणिता कहलाती है। तो यह बहुगुणिता क्या कहलाएगी, पर बहुगुणिता कहलाती है। ठीक है, 26 नंबर का यहाँ प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषण पर बहुगुणिता पादप है। बहुगुणिता पादप जो है निकोटीन आना टेबेकम, यानी ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। 27 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जिसके प्रयोग से सिद्ध किया जा सकता है। तो इसके प्रयोग से ग्रिफिकत के प्रयोग से जो है डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ को सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है, तो ग्रिफिकत इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ। ठीक है, यहाँ पर 28 नंबर का प्रश्न आ जाता है, डीएनए में कौन सा बंध नहीं पाया जाता है। डीएनए में जो है पेप्टाइड बंध नहीं पाया जाता। ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। 29 नंबर का प्रश्न आता है, डीएनए की प्रतिकृति होती है। तो डीएनए जो है अर्धसंरक्षी होता है। ऑप्शन बा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। और अभी तक के जिसने भी लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पर अगला प्रश्न 30 नंबर का आता है, न्यूक्लियोसोम संरचना में हिस्टोन के कितने अणु पाए जाते हैं। तो हिस्टोन के 9 अणु पाए जाते हैं न्यूक्लियोसोम में। ठीक है, याद रखने योग्य बातें हैं। और यहाँ अगला प्रश्न 32 नंबर का, डीएनए की प्रतिकृति हेतु आवश्यक एंजाइम है। तो डीएनए की प्रतिकृति के लिए आवश्यक एंजाइम डीएनए लाइगेज, टोपोआइसोमरेज, और इनमें से ये सभी हैं। ठीक है, डीएनए की प्रतिकृति के लिए आवश्यक एंजाइम।
और यहाँ 32 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमारा यहाँ पर आ जाता है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा सैटेलाइट डीएनए का उदाहरण है, यानी कि कौन सा सैटेलाइट डीएनए का उदाहरण है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है सैटेलाइट डीएनए का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ 33 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाता है, जीन का वह भाग जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेता कहलाता है। ईट्रान। ठीक है, ऑप्शन सा नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईट्रान जो है प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेता है। यहाँ 34 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाता है क्या, कि अनुलेखन के समय आरएनए स्ट्रैंड के संश्लेषण की दिशा होती है, आरएनए के स्ट्रैंड की दिशा जो है 5 से 3 की ओर होती है अनुलेखन के समय। 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, अनुवांशिक कोड अपहासित होता है से तात्पर्य है, यानी कि अनुवांशिक कोड अपहासित होता है से तात्पर्य है, एक अमीनो एसिड के लिए एक से अधिक कोड होते हैं। ठीक है, ऑप्शन आई इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर 36 नंबर का प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, जीन की क्रियात्मक इकाई कहलाती है, जीन की क्रियात्मक इकाई कहलाती है सिस्टान जो है जीन की क्रियात्मक इकाई है, ऑप्शन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। 37 नंबर का प्रश्न, अमीनो एसाइल टी आर एन ए है, अमीनो एसाइल टी आर एन ए है, इसका राइट आंसर है टी आर एन ए प्लस अमीनो एसिड। ठीक है, यहाँ 38 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपेरान का अवयव नहीं है। तो ऑपेरान का अवयव जो है संपूरक जीन ऑपेरान का अवयव नहीं है। यहाँ पर अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाता है कि इकोलाई के लेक ओपेरान का नियमन होता है, इकोलाई के लेक ओपेरान का नियमन होता है, तो किससे होता है, इसका राइट आंसर क्या है आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर 39 नंबर का प्रश्न आता है। ठीक है, कि ई कोलाई के लेक ओपेरान का नियमन होता है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है सा नंबर का, इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, यहाँ 40 नंबर का प्रश्न आता है कि यूकेरियो यानी कि यूकेरी मोटस का टाटा बॉक्स कहलाता है, तो इसका राइट आंसर है हगनेस बॉक्स। ठीक है, आ नंबर का इसका राइट आंसर हो जाता है। यहाँ 40 नंबर का प्रश्न 41 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, यूकेरी मोटस के जीन नियमन में निम्न में से कौन सी जीन भाग नहीं लेती, तो इसका राइट आंसर है ओपेरान ऑपरेटर जीन। ठीक है, ऑपरेटर जीन जो है यूके रिमोटस के जीन नियमन में भाग नहीं लेता है। ठीक है, यहाँ पर 42 नंबर का इम्पोर्टेंट प्रश्न, संलग्नता की खोज का श्रेय जाता है, तो मॉर्गन को जाता है। ठीक है, इसको याद रखना इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कि संलग्नता की खोज किसने की थी, तो मॉर्गन ने की थी। यहाँ पर 43 नंबर का प्रश्न आ जाता है हमारा कि बहुविकल्पी एलिबस का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है रक्त समूह की वंशागति की, ऑप्शन बा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। 44 नंबर का प्रश्न आ जाता है, डीएनए श्रृंखला के बीच कोई नया क्षार युग्म प्रविष्ट होने पर जीन उत्परिवर्तन होता है जिससे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है ढांचा विस्थान कहा जाता है। ठीक है, अब ऑप्शन बा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ 45 नंबर का प्रश्न आ जाता है इम्पोर्टेंट टाइप का, कि नाइट्रस एसिड रासायनिक उत्परिवर्तन जनन के यह किस क्षार से क्रिया नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर है थाइमीन। ठीक है, मक्का में अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न, मक्का में स्थानांतरणशील अनुवांशिक तत्व की खोज हेतु किस वैज्ञानिक को 1883 को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो इसका राइट आंसर है बारबरा मैकलिंटॉक, यानी कि इतना कठिन वर्ड दिया है कि कोई कह भी नहीं सकते, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन आ, आप पढ़ लीजिएगा। 47 नंबर का यहाँ पर प्रश्न आ जाता है, डीएनए के फोटो रिपेयर हेतु सर्वोच्चतम प्रकाश तरंगदैर्ध्य है, तो इसका राइट आंसर है 310 से 444 नैनोमीटर। ठीक है, अगला यहाँ पर लास्ट प्रश्न 48 नंबर के प्रश्न की बात करते हैं, तो यहाँ पर 48 नंबर का प्रश्न आता है, स्थानांतरणशील अनुवांशिक तत्वों के कारण होने वाले उत्परिवर्तन कहलाते हैं,
तो इसका राइट आंसर है पोलर म्यूटेशन कहलाते हैं। 39 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, निम्न में से किस आनुवंशिक कोड का संबंध प्रोटीन श्रृंखला में सनापन से नहीं है? तो इसका राइट आंसर है AUG। ठीक है। यहाँ 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, निम्न में से किसमें DNA नहीं पाया जाता? तो DNA जो है टोबैक मोज़ेक वायरस में नहीं पाया जाता, ऑप्शन बी में इसका राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पर जो है 51 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है, थायमिन द्विलक बनते हैं? तो इसका राइट आंसर है क्षतिग्रस्त DNA में। ठीक है, ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर हमने लिए थे 51 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं और इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और रिजल्ट वगैरह संबंधित जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलते रहेगी और कुछ भी कॉलेज से संबंधित जानकारी इस चैनल पे आपको आसानी से मिल जाएगी, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको बॉटनी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है तो आप हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है, वहाँ जाकर देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।